हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं जो हमारा जीवों में जनन नामक चैप्टर चल रहा है, उसका जो अगला पार्ट है वो है युग्मक का स्थानांतरण। यानी कि जो हमारे युग्मक हैं वो चल कर के मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक से दूसरे के पास आएंगे और आपस में जुड़ कर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। यानी दो अगुणित कोशिकाएं मिलकर के द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये आपका निषेचन कहलाता है। तो पहले युग्मकों का पास आना कैसे होता है ये हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि इसके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, दोनों चल के एक दूसरे के पास आते हैं। सभी जीवों में यह अलग अलग तरह से होता है ताकि युग्मन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील, ज़्यादातर जो नर युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं। उनमें चलने के लिए फ्लैजिला होती है और वो मूवमेंट कर सकते हैं। तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। मादा जो है अचल होते हैं और तथा एक ही स्थान से जुड़े होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। ऐसा आपको केवल फंजाई में मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से नीट में आपको मिल सकता है लिखा हुआ। सवाल आएगा कि नर युग्मक चलनशील और मादा युग्मक अचल, ये आएगा कि कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको सही करना होगा कि बिल्कुल सही बात है। कई आजकल स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। यहाँ लिखा है कि इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश से साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। तो भाई ये ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछा जाएगा कि जल किन किन पौधों में माध्यम होता है जहाँ से नर युग्मक जल के द्वारा होकर जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सवाल आए तो आपका उत्तर होगा शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल जो है वो युग्मकों के चलने के लिए माध्यम होता है। नर युग्मक एक ही बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि नर युग्मक जो है ज़्यादा बनते हैं, मादा युग्मक कम बनते हैं। ठीक है ना, उनकी तुलना में। और नर युग्मक जो है, क्योंकि मान लो अगर बाहर जंतु के या फिर पादप के शरीर से बाहर निषेचन हो रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई ज़्यादा नर युग्मक होते हैं कि कोई एक चांस इवेंट है, चांस होता है कि वो मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि परिवहन के दौरान बहुत सारे नर युग्मक जो है बेचारे ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो इस हानि को पूरा करने के लिए जो नर युग्मक होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं मादा युग्मकों की तुलना में। नेक्स्ट लिखा है कि बीजीय पादपों में जो आपके बीजीय पादप हैं, यानी कि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। बीजीय पादप आपके कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पौधे, जिनमें कि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनमें परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सवाल यहाँ से मेडिकल में आपसे पूछा जाता है कि परागकण किन पौधों में नर युग्मक को कैरी करते हैं। ठीक है। या फिर आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए आपका जो नर युग्मक को संवहन आवर्त बीजी पौधों में कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा परागकण। परागकण एक संरचना होती है, युग्मोद्भिद कहते हैं उसको। आप ये अगले चैप्टर में जानेंगे। वो युग्मोद्भिद आपका क्या करता है? युग्मक को कैरी करता है और युग्मक का निर्माण भी युग्मोद्भिद के अंदर ही होता है। यहाँ लिखा है तथा अंडप में अंड होता है। परागकण पराग कोश में उत्पन्न होते हैं। जो आपका एंथर होता है, पुंकेसर होता है, उसमें क्या होते हैं? आपके पराग कोश के अंदर में उत्पन्न होते हैं परागकण। और निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। ठीक है ना। परागकण जो है वो आपके कहाँ चले जाएंगे? वर्तिकाग्र पर, जो कि आपका किस पर लगा होगा? जो आपका फीमेल पार्ट होता है ये इस पर लगा होगा। ये ऊपर का की संरचना क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र कहलाती है। और नीचे का आपका कहलाता है अंडाशय। अंडाशय के ऊपर वर्तिका और वर्तिका के ऊपर आपका वर्तिकाग्र। तो जो आपके परागकण होते हैं वो आपके चल करके उड़ करके हवा में इंसेक्ट से किसी भी तरीके से यहाँ पहुँचते हैं इसके ऊपर। फिर वो एक पराग नलिका का निर्माण करते हैं। वह पराग नलिका लेकर के आपके युग्मकों को कहाँ पहुँचती है?
अंदर वो अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर आपके क्या होते हैं, मादा युग्मक होता है। ठीक है, वो हम अगले अध्याय में समझेंगे किस तरह से होगा। ठीक है ना। तो बीजांड के अंदर मादा युग्मक होता है, भ्रूणकोश के अंदर, बल्कि भ्रूणकोश होती है मादा युग्मक के अंदर। भ्रूणकोश के अंदर आपका जो है मिलेगा आपको मादा युग्मक। भ्रूणकोश आपकी बीजांड के अंदर होगी, बीजांड आपका होगा अंडाशय में, और आपकी जो वर्तिकाग्र के ऊपर पड़ा हुआ परागकण है, वो परागकण आपका क्या करेगा, वो उसके अंदर से एक पराग नलिका निकलेगी और वो उन नर युग्मकों को लेकर के अंडाशय में मादा युग्मक के पास जाता है। यहाँ लिखा है कि भाई द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप, जैसे मटर आपका द्विलिंगी होता है, उसमें पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है। ठीक है ना। जो आपके वैसे पौधे होते हैं जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, उनमें क्या होता है कि वहीं पर ही एंथर होता है, वहीं जो है मादा भाग होता है, वहीं पर नर भाग होता है। तो जो परागकण होते हैं वो वहीं के वहीं उसके ऊपर ही जड़ने लगते हैं। उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। पर परागित पुष्प यानी जिनमें की नर भाग से, यानी जो आपका पुंकेसर है वहां से परागकण निकल करके दूसरे किसी पुष्प के पास जाते हैं, तो आपके पर परागित पुष्प होते हैं, पादप होते हैं, जिनमें कि एक लिंगाश्रयी पादप भी शामिल है। एक लिंगाश्रयी मतलब कि जिनमें कि जो आपके जैसे नर पौधा अलग है, मादा पौधा अलग है, तो नर पौधे से परागकण आपके हवा के द्वारा उड़ करके यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये आपके पर परागित पुष्प हुए। ठीक है ना। इसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहते हैं। ठीक है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब कि एक नर पौधे से मादा पौधे के पास गए हैं, और या फिर एक ही पौधे पर एक ही पुष्प के अंदर वहीं के वहीं आए हैं, तो भाई उसका मतलब होता है कि वो स्वपरागित पौधा है, पुष्प है। ठीक है, चलिए। यहाँ लिखा है कि इस विशेष घटना को परागण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। इस वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। तो मैंने आपको बताया यही कि परागकण जो है आपके वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित होंगे और फिर एक पराग नलिका बनाएंगे। तो ध्यान रखना, पराग नलिका का काम होता है कि वो परागकण से, ठीक है, नर युग्मकों को लेकर के पराग नली कहाँ पहुँचती है, मादा युग्मक के पास पहुँचती है, जो आपका भ्रूण कोश के अंदर होता है। यहाँ लिखा है कि अंडे के पास नर युग्मक को अपने बाहर निकाल देते हैं। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न जीवों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मक के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित, ये जंतुओं में जो है अलग अलग जंतु के अंदर अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि होती है। लैंगिक जनन में सर्वाधिक विशेष घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। मतलब ये ध्यान रखना कि लैंगिक जनन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि भाई आपके जो नर तथा मादा युग्मक हैं वो दोनों एक साथ आ जाएं। ठीक है, अगला हमारा जो हेडिंग है वो है निषेचन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक जो घटना है भैया वो क्या है, इसकी संयुग्मन है, युग्मन है, या फिर इसको कहते हैं निषेचन, जिसमें कि आपके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नर तथा मादा युग्मक हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। चूंकि वो दोनों एक जैसे होते हैं, यानी अगुणित होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, युग्मक संलयन, यानी अंग्रेजी में कहा जाता है सिनगैमी। ठीक है ना, युग्मक संलयन या सिनगैमी कहा जाता है। तो भैया देखिए, अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ होता है, मतलब अलग अलग में आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे कहाँ होता है। लिखा है कि युग्मकों के संलयन से द्विगुणित जाइगोट बनता है। ये आपको पता है कि आपके अगुणित और अगुणित मिल करके क्या बनाते हैं, द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, और यह द्विगुणित कोशिका आपकी जाइगोट कहलाती है। ठीक है, या फिर युग्मनज कहलाती है। भविष्य में यह सूत्री विभाजनों के द्वारा भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि एक दूसरे के पूरक है। ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका निषेचन है और युग्मक का संलयन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनगेमी, और फर्टिलाइजेशन दोनों ही बार बार अलग अलग ले रहे होते हैं, मतलब नाम इनका अलग अलग लिया जा रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों एक ही चीज़ हैं। लेकिन आप समझिए कि निषेचन तो पूरी घटना जो है उसको कहते हैं, जबकि जो युग्मक का संलयन होता है वो आपका एक छोटी सी घटना है। पूरी घटना में से छोटी सी जो घटना है वो युग्मक का संलयन होता है। ठीक है, आगे लिखा है, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए।
हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में, यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों, पक्षी, टर्की, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा मेडिकल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ से आता है आपका, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भैया अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। देखिए कुछ जीवों में जैसे कि इन्होंने कहा रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में, और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों में, लिजार्ड्स में और पक्षी, टर्की, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जो मादा होती है, मान लो ये मादा है, मान लो हम मधुमक्खी के ले लेते हैं, ये मधुमक्खी की मादा है, इसमें 32 गुणसूत्र हैं और ये द्विगुणित है, 2n है। ये अपना युग्मक का निर्माण करेगी तो ये क्या बनाएगी, n बनाएगी, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रहेगी 16। अगर मान लो इसके यहाँ से जो वो है क्या बोलते हैं उसके, ये युग्मक है, ये मादा का युग्मक है, अगर ये बिना निषेचन किए ही, अगर ये बिना निषेचन के ही एक नर में परिवर्तित हो जाए, यानी कि ये बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से डायरेक्टली सीधे ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, तो वो नर जीव होता है, यानी नर मक्खी होता है। आप समझ रहे हो, नर मक्खी होगा। तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है अनिषेक जनन। क्या कहलाएगी, अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। ये बहुत पूछा जाता है, इनमें से किसमें पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है, तब आपका उत्तर होता है कि भैया पार्थिनोजेनेसिस आपकी रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में और कुछ छिपकलियों तथा पक्षी, टर्की में देखने को मिलती है। इस क्रिया में आपका जो नर युग्मक, मादा युग्मक बिना नर युग्मक के संलयन के ही, बिना उसके जुड़े ही जीव के निर्माण, जीव को बनाने लगता है, जीव में विकसित होने लगता है। इसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। आगे लिखा है युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है, तो भैया अलग अलग होते हैं जीवों में। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन 2 तरह से होता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अधिकतर जलीय जीवों में जैसे कि अधिकतर शैवालों, मछलियों में, यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम अर्थात जीव के शरीर के बाहर उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि कुछ शैवालों में, मछलियों में, यहाँ तक कि जो आपके एम्फीबियंस, उभयचर जो होते हैं आपके मेंढक वगैरह, उनमें युग्मक संलयन पानी में होता है, जल में होता है। तो भैया ऐसे में क्या होता है, इसको बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव 2 लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपके जो नर युग्मक बाहर आएगा उसी समय मादा युग्मक भी बाहर हो, ठीक है ना। तथा जो नर युग्मक होते हैं, क्योंकि जो माध्यम है वो आपका जल है, जल में नर युग्मक ज़्यादा संख्या में मुक्त करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि भाई मिले ना मिले चांस है ना, तो ज़्यादा निकाल लेंगे तो ज़्यादा युग्मक होंगे, तो नर युग्मक उसको एक, कम मादा युग्मक होते हैं उनसे मिलने की जो उनका संभावना है वो बढ़ जाती है। ऐसा आपको बोनी फिशेस और मेंढकों में देखने को मिल जाएगा। बोनी फिश आपकी जो होती हैं वो मतलब उनकी बात हो रही है, जो कि आपकी जिनमें जो स्केलेटन होता है अंदर वो बोन्स का बना हुआ था। 2 तरह की होती हैं, एक में कार्टिलेज का बना होता है और एक में बोन्स का बना हुआ स्केलेटन होता है। तो जो आपकी बोनी फिश वो होती हैं जिनमें ओस्टिक थी जिनको कहा जाता है, तो ये आपके ऐसा करती हैं। ओवी पैरस होती हैं यानी ये अंडे देते हैं, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया ये कहाँ दिखता है, तो इनमें दिखता है, दोनों में। एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या लिखा है, जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इनमें सबसे बड़ी कमी है कि बोर्ड आपसे, यहाँ से बोर्ड से सवाल पूछा जाएगा कि भाई बताओ आप जो है क्यों इनमें जो है एडल्ट मतलब जो जीव है वो मतलब वयस्क हो क्यों नहीं हो पाते। ऐसा सवाल यहाँ से बना देंगे आपसे, तो वयस्क नहीं हो पाते क्योंकि भाई ऐसा है, दिक्कत ये है कि क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि बाहर इनको प्रोटेक्शन मिलेगा, कुछ कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, ठीक है ना। तो इनके जो इनका भ्रूण होता है वो बेचारा वयस्क नहीं हो पाता, कई बार उनके ऊपर खा लेते हैं जो दूसरे जीव होते हैं, वो उनको अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये आपसे यहाँ से सवाल बन सकता है कि जहाँ पर भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार बन जाती हैं और नाजुक स्थिति से गुजरती हैं, और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी कम होती है, जोखिमपूर्ण होती है। मतलब वो वयस्क नहीं हो पाते, बहुत समय कम संख्या में वयस्क हो पाते हैं, वो खाए जाते हैं, ठीक है ना। जबकि अगर आंतरिक निषेचन है तो वही प्रोटेक्शन पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपसे सवाल बनता है कि कहाँ कहाँ होता है, तो ये लिखा है कि रेप्टाइल सरीसृपों में, पक्षी, स्तनधारी एवं अधिकतर पादपों, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म्स में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। तो भाई यहाँ इनमें सब में
यहाँ तक सरीसृपों में, पक्षियों में, हमारी बात कर रहे हैं स्तनधारियों में, पादपों में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तक आपका जो युग्मक का संलयन है वो जीव के शरीर के भीतर होगा, यानी आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है। यहाँ पर वह नर युग्मक से संलयित होकर के आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वालों जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो नर युग्मक होगा वो चलनशील होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम इसकी किसकी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स की और एंजियोस्पर्म की, इनमें चलनशील नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। चलनशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु किस में नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नो में भी कुछ मात्रा में देखने को मिलता है लेकिन नहीं होता है। जिम्नो और एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी तथा अनावर्त बीजी जो होते हैं उनमें एचल नर युग्मक होगा। कैसा होगा, एचल नर युग्मक, ठीक है ना। ये सवाल यहाँ से बन सकता है। आगे लिखा है कि उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है तथा प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजे पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन, यहाँ से नीट का सवाल बनेगा, बहुत जरूरी है, मजा आ गया। ये बनेगा, बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नलिका द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। अब बच्चे को क्या लगता है कि बीजीय पादप जो है ना वो केवल और केवल एंजियोस्पर्म है, पर यहाँ दोनों लिख रहा हूं मैं, दोनों मतलब नग्न बीजी, नग्न बीजी कौन है आपके, अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म्स, और आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स, दोनों में ही आपका क्या देखने को मिलता है, दोनों में आपके बीजीय पादप दोनों होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आवर्त बीजी भी और नग्न बीजी दोनों में आपका पराग नलिका कैरी करती है, पराग नलिका लेकर के जाती है नर युग्मकों को, इस बात को ध्यान रखना, नीट में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझ आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं भाई, उनमें सबसे पहली घटना ये है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। युग्मनज आपका क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है सवाल कि भाई पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच में जो लिंक होता है वो कौन होता है, आपका युग्मनज होता है। यहाँ लिखा है कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज जो है वो बाहर जल में बनते हैं, जबकि जहाँ जो आंतरिक निषेचन वालों में शरीर के अंदर बनते होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबंध जीवों में, देखो ये सवाल आपसे बन जाएगा, देखो यहाँ से आपसे पीछे सवाल पूछते हैं कि भाई बताओ शैवाल और फंजाई या फिर जो कुछ छोटे जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो विकट परिस्थितियों में, आपकी जब विकट परिस्थितियाँ होती हैं उस समय पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, समझ आई। सवाल आएगा कि आपके फंजाई और शैवाल जो होते हैं वो विकट परिस्थितियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन क्यों करते हैं। वैसे तो अलैंगिक करते हैं लेकिन उस समय पर ये क्या करते हैं, लैंगिक। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि फंजाई एवं शैवाल से जीव जो होते हैं उनमें युग्मनज जो होता है वो अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेता है जो उसकी शुष्कन और क्षति से रक्षा करती है, उसको खराब होने से बचाती है। तो फिर वो उस समय पर जो विकट परिस्थितियाँ होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, उसमें वो पड़ा रहता है आराम से, ठीक है। उसके बाद जब सही समय आता है तो ये भित्ति हटा देते हैं और दोबारा से जर्मिनेट करते हैं, उग जाते हैं और अंकुरित होते हैं और नया पौधा बनाते हैं। तो लिखा है यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं, यानी कि भाई अंकुरण से पहले ये जो है अपना आराम से डोरमेंसी में पड़े रहते हैं और जब इनका समय आता है, फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, देखो ध्यान रखना, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है। लिखा है द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करता है। तो ये पता किसकी बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा के निर्माण कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, ब्रायोफाइटा में जो पौधा होता है मुख्य वो अगुणित होता है, ये ऐसे, फिर ये युग्मक बनाता है सूत्री विभाजन से, इस तरह से युग्मक बनाने के बाद इनके युग्मक जुड़ते हैं और युग्मनज बनाते हैं। अब भैया युग्मनज जो होगा उससे जो पौधा मुख्य पौधा अगुणित है
तो ऐसे में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना किसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, जो कि आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, जो अगुणित पौधे होते हैं उनमें जो जाइगोट होता है आपका, उसमें कैसा युग्मनज में आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जो आगे जो संरचना बनेगी, जो कोशिका बनेगी वह अगुणित होगी, उसी से फिर फर्दर मुख्य पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जो आपके द्विगुणित जीवन चक्र वाले जो जीवों होते हैं उनमें युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करता है, जो अगुणित वेष्टि के रूप में वृद्धि करता है। आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणित द्विगुणिता गुणितक हैप्लोडिप्लोन्टिक जीवन चक्र वालों में जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है। तो भाई देखो, ये कह रहे हैं कि आपके हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक 3 की बात करी है इन्होंने। तो तीनों में आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था, बताया गया था कि जो आपके शैवाल होते हैं उनमें तो आपका जो युग्मनज होता है वो तुरंत ही विभाजन करता है, और विभाजित भी वो अर्धसूत्री विभाजन से होता है। जो आपके डिप्लोन्टिक होते हैं उनमें जो युग्मनज होता है उससे नए पौधे का विकास होता है, भ्रूण बनता है। जो आपके हैप्लोडिप्लोन्टिक होते हैं इनमें भी जो आपका युग्मनज होता है अलग अलग, मतलब ब्रायोफाइटा में जो युग्मनज होगा उसमें आपका उससे एक पौधा बनेगा, और उस पौधे के अंदर फिर जाकर के जो कोशिकाएं होंगी वो आपकी क्या बनाएंगी, बीजाणुओं का निर्माण करेंगी अर्धसूत्री विभाजन से, और फिर बीजाणु जो है नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, मतलब हैप्लोडिप्लोन्टिक आपका टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में मिलेगा, ये आपका हैप्लोन्टिक आपका मिलता है शैवालों में, ये डिप्लोन्टिक आपको मिलता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में। नेक्स्ट लिखा है कि युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ये नीट की लाइन है, मेडिकल यहाँ से लाइन से पूछता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जाइगोट यानी युग्मनज ही एक पीढ़ी तथा दूसरी पीढ़ी के बीच की कड़ी है। इसको आप इतना इम्पोर्टेंट लाइन समझो कि ये नीट में आती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है ना बात, ये आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी कि युग्मनज जो आपका होता है वो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच का लिंक होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है, लिखा है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका से युग्मनज के रूप में होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे में भी नर युग्मक मादा युग्मक जुड़ते हैं, जाइगोट बनता है और उससे फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण से शरीर का निर्माण होता है। चलिए चलते हैं, जो भ्रूण होते हैं उसको कहते हैं भ्रूणोद्भव। अब आपका भ्रूण जो होगा एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण का निर्माण, वो देखते हैं किस तरह से होता है। लिखा है कि भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी कह रहे हैं कि जो आपका युग्मनज है वो विभाजित होकर के भ्रूण का निर्माण करेगा। और भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। यानी ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो भ्रूण होगा वो जब आपके शरीर का या फिर आगे पौधे का या फिर जंतु का किसी का भी निर्माण करेगा तो उसमें जो विभाजन होगा वो समसूत्रण यानी सूत्री विभाजन होगा, या फिर कोशिका विभेदीकरण भी होगा। विभेदीकरण का मतलब होता है कि यदि कोशिका कोई बनने वाली कोशिका है, ऐसा तो है नहीं कि वो बन करके गोला ही रहेगी, वो अपना विशेष प्रकार के जो फंक्शन उसको करने होते हैं, उसको करने के लिए अपने आप में जो परिवर्तन करती है उनको हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए लिखा है कि भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं सवाल आएगा कोशिका विभेदीकरण क्या होता है। तो आप बताएंगे विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेष हो जाते हैं और विशेष उत्तकों और अंगों की रचना करते हैं। यही हमने आपको बताया, विभाजन होना मतलब संख्या बढ़ाना, विभेदित होना यानी अपने विशेष कार्य को करने के हेतु अपने अंदर जो भी परिवर्तन करना, वो आपका क्या कहलाता है, विभेदीकरण कहलाता है। लिखा है जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन पढ़ के आए हैं, विभेदीकरण भी पढ़ कर आए हैं। प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, ठीक है ना, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर। यानी कि दो बातें हैं कि एक तो होते हैं अंडे देने वाले, उनको हम अंड प्रजक कहते हैं, ओवीपेरस, और जो सजीव प्रजक होते हैं वो आपके वीवीपेरस होते हैं। तो दो तरह के बताए इन्होंने, एक तो आपके ओवीपेरस आपके जो होते हैं वो अंडे देने वाले होते हैं, वीवीपेरस जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, जीवों को जन्म देने वाले होते हैं। लिखा है जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनन के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या निषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से हुआ है। अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ से याद करना होगा कि कौन कौन अंडे देते हैं, सरीसृप,
तथा पक्षी आदि आते हैं, जिनमें कि पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर अंडे दिए जाते हैं, जो कि कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। तो सरीसृपों का जमीन पर पृथ्वी पर आकर के, देखो उभयचरों के बाद सरीसृप पृथ्वी पर आए थे और सरीसृप जो है पृथ्वी पर आकर के बस गए थे, अच्छे से रह पाए, स्टेबल हो पाए। इसीलिए मुख्य कारण यही था कि इनके अंडे जो थे उनके ऊपर कैल्शियम युक्त सुरक्षा कवच चढ़े होते थे, जिसकी वजह से ये पृथ्वी पर आराम से रह पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो आपके वो होते हैं ना मेंढक वगैरह उभयचर, उनके अंडे ऐसे नहीं थे विचारों के ना, इसलिए वो ज़मीन पर अच्छे से नहीं रह पाए, उनको पानी में जाना पड़ता था अंडे देने के लिए। जबकि जो सरीसृप थे उनके अंडे कैल्शियम युक्त थे, वो आराम से यहाँ पर रह पाए। लिखा है जो एक निश्चित निवेशन की अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं, जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं उनमें मादा जीव के शरीर के भीतर जो युग्मनज होता है वो भ्रूण बनाता है, भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है और इसकी अवधि विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किया जाता है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है ना। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने का अवसर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है ये तो आपको। देखिए ऐसा है ना कि यहाँ प्रोटेक्शन है, अगर बाहर जो है युग्मनज से बाहर पानी की बात कर लो, अगर बाहर पानी में जो है निर्माण होगा, पानी में आपका जो शिशु निर्माण होगा अंडे के अंदर होगा या फिर वहाँ प्रोटेक्शन जो है ज़्यादा नहीं है, जबकि जो माता के अंदर होगा माता से उसे नरिशमेंट और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, जिसके कारण उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, देखभाल भी मिलेगी और यहाँ जो है जीवित रहने के उनके बढ़ जाता है भाई, जीवित रहने का जो उनका चांस है ना वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द बाहर, जब वो बाहर होते हैं। लिखा है पुष्प पादपों में युग्माजज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जो पुष्प पादप होते हैं आप अगले अध्याय में पढ़ोगे। पुष्प पादपों में जो आपका अंडाशय होता है उसके अंदर एक संरचना होती है जिसको हम बीजांड कहते हैं, और बीजांड के अंदर आपका पाया जाता है भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश के अंदर होता है एग, अंडा। ठीक है, भ्रूणकोश के अंदर जो अंडा होता है उसका निषेचन के पश्चात जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जो कि आपका द्विगुणित होता है। यही द्विगुणित जायगोट जो आपका भ्रूण बनाएगा, भ्रूण आपका बीजांड के अंदर होगा, बीजांड आपका जो है वो एक बीज में परिवर्तित हो जाता है, सीड में परिवर्तित हो जाता है। लिखा है निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर ये सब गिर जाते हैं। बाकी चीजें क्या आप ऐसे पादप को बता सकते हैं जिसमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं? हाँ बता सकते हैं भाई, इसमें आएगा आपका बैंगन। ठीक है, बैंगन में आप देखना कि बैंगन में भी लगे रहेंगे ग्रीन कलर के सेपल्स लगे रहते हैं, उनको बाह्य दल कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह आप देख सकते हैं टमाटर। ठीक है, टमाटर मिल जाएगा, सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी में ऐसा मिलता है। ठीक है ना, कि भाई निषेचन के पश्चात भी आपके बाह्य दल जुड़े रहते हैं। यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण में बीजांड बीज में विकसित होता है। आपको बता दिया मैंने, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, बीजांड से बनेगा बीज। आपसे पूछा गया अगर भाई बताओ बीजांड जो है निषेचन के पश्चात क्या बनाता है, तो आप बताएंगे कि बीजांड जो है निषेचन के पश्चात बीज बनाता है, युग्मनज भ्रूण, और आपका जो अंडाशय है वो पक करके बन जाता है फल। ठीक है भैया, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करते हैं, इसे फल भित्ति कहते हैं। ठीक है ना, तो आपके जो अंडाशय होता है वो आपका फल बन जाता है, उसके बाहर की कवरिंग आपकी फल भित्ति का निर्माण करती है, और इस कार्य को फल सुरक्षा प्रदान करना है। विकिरण के पश्चात यानी जो आपके वो होते हैं फल, सीड, उनके पश्चात बीज जो है अनुकूल परिस्थितियों को पा करके अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। तो यहाँ आपको कुछ चित्र बना करके इन्होंने दिखाए हैं, डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि भाई पहला आपका ये इस तरह मटर में दिखाया गया कि भाई देखो ये आपका वो क्या बोलते हैं सीड है, और ये आपका पेरिकार्प है, मतलब जो पेरिकार्प होती है, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो दिखाई गई है। फल भित्ति दिखाया गया है, बीजों की किस्मों को दिखाया है, टमाटर में, खीरे के अंदर, नींबू में, ये आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहला चैप्टर, पहला अध्याय। भाई इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक्स था वो आपको बताया गया है, इसको आप एक दो बार पढ़ लेना अच्छे से। बाकी की जो चीज़ें जो आप इसमें हम पढ़ रहे थे वो सारा का सारा आपको अगले 2 चैप्टर में अच्छे से देखने को समझने को मिलेगा। किस तरह से लैंगिक जनन होता है आवर्तबीजी पौधों में, मानव में किस तरह से जनन होता है, एक एक लाइन आपको कॉन्सेप्ट वाइज डायग्राम्स को लेकर के अच्छे से समझाई जाएगी। बने रहेगा हमारे साथ। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।